1948 से लेकर अब तलक इसराइल और गज़ा में बसे फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें होती रही हैं, जंग होती रही है। जंगें एक महदूद वक्त तक चलती रहीं, फिर उसके बाद जंग बंदी का ऐलान हो जाया करता था। इसके बावजूद भी इसराइल हमेशा से मुसल्लत होने की कोशिश करता रहा गज़ा पे, और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को उसने अजीरन करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए कोशिश करता रहा। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया, उस हमले के एक रात की पादाश में तकरीबन 1.5 साल से यानी आज तलक इसराइल की जारहियत और बर्बरियत और जंगी हमलों का सिलसिला चलता रहा है। इस साल के अवाइल में यानी 2025 की इब्तिदा में जनवरी के महीने में जंग बंदी का ऐलान हुआ। जंग बंदी के मियाद के ख़त्म होने से पहले ही से इसराइल ने कई इल्ज़ामात हमास पर लगाए। इल्ज़ाम ये था कि जंग बंदी के उसूल का पाबंद हमास नहीं रहा है। दरअसल हमास ने हमेशा जंगबंदी के उसूलों की पाबंदी का ख्याल रखा। बहरहाल अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक की पुष्टपनाही से उनकी सरबराही में हमास ने दरिंदगी की ये मिसाल पेश की है कि आज गज़ा में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। अभी 2 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यह बयान दिया है कि पूरी दुनिया तमाशाई बनकर रह गई है। गज़ा अपने खातिमे के आखिरी दहाने पर पहुंच गया है। नस्ल कशी तो होती रही, जेनोसाइड तो होता रहा, मगर अब वहां लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि रोजाना 100 से ज़ायद बच्चे खुराक ना होने की वजह से, पीने के पानी की कमी की वजह से मरने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बात और ये भी कही है कि 80% गज़ा ऐसा बन गया है कि नो गो, आप कहीं भी जा नहीं सकते, कि बहरी, बर्री, फिजाई हर एतबार से बम गिराए जा रहे हैं, जंगी हमले हो रहे हैं। इसराइल ये कह रहा है कि हमास का वो खातिमा करना चाहता है, हमास को सबक सिखाना चाहता है। दूसरा ये कि गज़ा को अपने कब्जे में लेने का उसका इरादा है। और तीसरा ये कि गज़ा हमेशा इसराइल के लिए कभी खतरे का बाइस ना बने। इस गर्ज के तहत इसराइल ने जो बर्बरियत का नंगा नाच वहां पर गज़ा में रचा हुआ है, उससे हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। आलमी बरादरी जितनी भी जो रसद वहां पर पहुंचा रही है, जो सप्लाईज रिलीफ के वहां पहुंचा रहे हैं, उसमें हमेशा पाबंदी लगाता रहा इसराइल। बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में 400 ट्रक एसेंशियल कमोडिटी से लदे हुए थे, जिसमें खुराक थी, दवाइयाँ थीं और दीगर चीज़ें उसमें थीं। तो गज़ा कर पहुँचते पहुँचते उनकी तादाद 115 रह गई है। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि गज़ा पहुँचने से पहले ही उन ट्रकों को लूट लिया गया। लोग इस तरह से खैस साली का शिकार हैं कि उन्होंने वो जो ट्रकों में लदा हुआ सामान था उसको वहीं से लूट लिया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसराइली फौजी अपनी तफरीह के लिए बेतहाशा और गैर जिम्मेदाराना तौर पर हमेशा अपनी गोलियों का निशान बना रहे हैं वहाँ के फ़लस्तीनियों। गज़ा में गारतगिरी का यह सिलसिला है कि पूरा गज़ा अब मलबा बन गया है, ढेर बन गया है। ढेर को साफ करने के लिए ही कम से कम 10 साल का अरसा लगेगा। इस दरमियान में ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले ही, अपनी सदारत का ओहदा अमेरिका में संभालने से पहले यह ऐलान किया था कि वो गज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान मसालिहत करवा देगा।
اور پھر غزہ میں امن قائم ہو جائے گا۔ مگر اسرائیل کی پشپناہی کرتے کرتے ٹرمپ نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا کہ اس کو اب ٹرمپ منصوبہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے تمام لوگ جتنے بھی اب باقی ہیں ان کو مختلف عرب ممالک میں انہوں نے بسانے کی کوشش کی، ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر عرب ممالک نے ہمیشہ سے تشویش جتائی اور یہ کہا کہ غزہ میں رہنے کا بنیادی حق وہاں کے بسنے والے فلسطینیوں کا ہے۔ یہ معاملہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ اب پھر نئی بات یہ سامنے آئی ہے کہ غزہ میں جتنے لوگ بستے ہیں انہیں پڑوسی ملک اردن میں، جورڈن میں انہیں بسانے کی انہوں نے ٹرمپ نے یہ پیشکش کی ہے کہ 10 لاکھ جو فلسطینی غزہ میں بس رہے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، ان کو جورڈن میں بسانے کی انہوں نے بات کہی ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کو نکارنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، مگر ایک طرف ورلڈ پیس کی بات کرنے والا امریکہ مسلسل طور پر مالیہ فراہم کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، دفاعی یعنی ڈیفنس سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ نے جو افغانستان میں جو بم استعمال کیے تھے، بنکر بسٹر بم جو استعمال کیے تھے، جو کانکریٹ کو توڑ کر بم اندر گھستے ہیں اور 10 انچ زمین کی تہہ میں جا کر بعد میں وہ پھٹتے ہیں، اس طرح کے بموں کا استعمال، بنکر بسٹر بموں کا استعمال اب غزہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے بھی ویژولز سامنے آئے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بلاسٹ کی وجہ سے تقریباً 100 فیٹ سے زیادہ اوپر ان کی لاشیں اچھل کر زمین پر گر کر پاش پاش ہو رہی ہیں۔ ایسے بھی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ بالکل مزاحمت میں رہتے ہوئے بھی اپنی بے بسی کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کے بچے کھانے کے لیے روٹی بریڈ کی مانگ کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ خریدنے کے ایسے ماحول ہیں۔ جب بھی کوئی ٹرک آتی ہے غزہ میں، غزہ کے مختلف علاقوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں بچے، خواتین، لوگ، اور رسد لینے کے لیے پینے کے پانی کی قلت ایسی ہے کہ کئی چھوٹے چھوٹے بچے اپنا گلا خشک کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک کی خاموشی، حالیہ دنوں میں ٹرمپ کی عرب ممالک کے لیے جو ان کی وزٹ رہی ہے، وہ تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی، سفارت کاری جو مرحلے ہیں وہی اہم ہیں۔ انسانیت آج اندھی ہو گئی ہے، گونگی ہو گئی ہے۔ جو محکمہ صحت، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے غزہ کا، ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ، اس کی اطلاعات کے مطابق اب تک 54,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1,23,000 لوگ زخمی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ ہر روز کم سے کم 100، 150، 200 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شیرخوار ننھے بچے جن کے بے بس والدین انہیں سپرد لحد کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ غزہ کے سربراہ جو ہلال احمر ہیں، انہوں نے کہا ہے، بالکل رنجیدہ لہجے میں کہا ہے کہ غزہ پر مسلسل آگ برس رہی ہے، پانی کی آخری بوند بھی ختم ہو رہی ہے، ہر طرف موت پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ غزہ کے سربراہ کا بیان ہے، اور دوسری طرف غزہ کے جو ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ ہے اس کے سربراہ ڈاکٹر منیر البشر نے کہا ہے کہ غزہ اب آخری سانسیں لے رہا ہے، اور دنیا کا بہت انتظار کیا، غزہ نے بہت انتظار کیا، اب آخری سانسیں بچی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ خدا حافظ۔ جہاں کہیں بھی احتجاج ہوا کرتا تھا بے بس فلسطینیوں کے حق میں، ان ممالک میں اب پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کی صدارت سنبھالنے کے بعد امریکہ میں یہ رسم چلی ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے۔ کئی وہ طلبہ جو ہمیشہ مزاحمت میں شامل تھے، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ وہ دانشور
चाहे वो अमरीकी नजाद हों या बैरूनी ममालिक से बसने वाले वहाँ रहे हों, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कानूनी तौर पर डराया धमका जा रहा है कि फ़लस्तीन की हक़ में, फ़लस्तीन की आज़ादी के मुताल्लिक़ गज़ा में बसने वाले फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान तलबा ने गज़ा के हक़ में आवाज़ बुलंद की थी। अब ट्रंप इंतज़ामिया ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन यूनिवर्सिटीज़ को जो फंड जाता था, जो मालिया फराहम किया जाता था, वो बंद कर दिया गया है। इसकी भरपूर मजम्मत न सिर्फ अमेरिका में हो रही है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो रही है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि जर्मनी में भी अब फ़लस्तीन या गज़ा के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को, इसराइल की मुखालिफत में आवाज़ उठाने वालों पर गिरफ्त मजबूत की जा रही है। खुद अपने मुल्क में ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो हुकूमत की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बात करते हैं। बेबस फ़लस्तीनियों को, बेबस और बेखसूर फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल का जुल्म और सितम हो रहा है, हर रोज़ बम उन पे गिराए जा रहे हैं, उनके मुताल्लिक़ आवाज़ उठाने वालों पर तनकीद की जा रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ह्यूमन फ्रीडम के बारे में, जो आज़ाद तरीके से हर शहर में, हर गांव में जीने का हक़ है, ये तो एक यूनिवर्सल राइट है, इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ये इंतहाई रंजो मलाल की बात है कि सारी दुनिया यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक तमाशाई बनकर रह गई है कि गज़ा आज ब्लीड हो रहा है। गज़ा में जेनोसाइड की वजह से चारों तरफ खून की होली वहां खेली जा रही है। लोग अब भूख से मरने लगे हैं, प्यास से मरने लगे हैं। तो इसराइल ने हमेशा स्टारवेशन को, हंगर को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। बड़े फख्र से वजीर आज़म इसराइल के नेतन्याहू कहते रहे हैं कि उन्होंने अब गज़ा की कमर तोड़ दी है। हमास के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के इवज़ में उन्होंने जो इंतकाम लिया है, ये बर्बरियत की तारीख का ऐसा सियाह बाब है जो दुनिया उसके वजूद तक याद रखेगी। हमास को मिटाने की जिद में इसराइल की जो खूनरेजी है, ये अफसोसनाक है ही। एक तरफ ये भी आवाज़ आ रही है कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह महमूद अब्बास ने कहा है कि गज़ा की पूरी निगरानी उन्हें सौंप दी जाए, क्योंकि फ़लस्तीनियों का हक़ फ़लस्तीनी ममलकत ही उसको संभाले। गैर क़ानूनी तौर पर दरअंदाज होकर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर आबाद होने वाले जो सेहूनी अहबाब रहे हैं, उन्होंने 1948 से लेकर आज तक हमेशा फ़लस्तीनियों को हमेशा से दर बदर चारों तरफ भटकाया है। अब गज़ा में जो हालात हैं, वो हालात सारी दुनिया के सामने हैं। हैरत इस बात की है कि वर्ल्ड लिबर्टीज़ की बात करने वाले, वर्ल्ड पीस की बात करने वाले अब सब खामोश हो गए हैं। अखबारात में इसका तस्करा मेन स्ट्रीम मीडिया में कम हो गया है। उर्दू अखबारात ही हैं जो सफ़े अव्वल पर गज़ा की बेबसी और उसकी मज़लूमियत की जो रुदाद है वो बयान कर रहे हैं। पैरेलल मीडिया ही है अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, जो गज़ा के हालात को हमेशा उजागर करता रहा है। वरना गज़ा के हालात अब मेन स्ट्रीम मीडिया से रूपोश होने लगे हैं। वहाँ के जो हालात हैं, ऐसे हालात किसी भी जंग में शायद ही ना रहे। गज़ा के लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी दुनिया से, हक परस्त लोगों से, सदाकत की बात करने वाले लोगों से। अब उन पर शिकंजा इसराइल का इस तरह से मजबूत होने लगा है कि वो लोग हर एतबार से बेबस हो गए हैं। जब कभी भी चंद घंटे पहले गज़ा में यह ऐलान किया जाता था कि हिब्रू ज़बान में, अरबी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में कि फ़लाँ इलाक़ा खाली कर दो क्योंकि हमास के यहाँ ठिकाने हैं, अब बमबारी होने वाली है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि लोग हिजरत करके जुनूब से शुमाल की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ आने से भी रह गए हैं। हर रोज़ मौत का नंगा नाच वहाँ खेला जा रहा है। बेबस फिलिस्तीनियों की हालत काबिल रहम है।
دنیا کی طاقتیں اب خاموش ہو گئی ہیں. اب تو جو بھی ہوگا وہ غیب سے ہی ہوگا، ورنہ بھوکمری سے مرنے والوں کا کوئی وہاں پر مسیحا نہیں ہے، کوئی ان کا وہاں پر حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے. جس طرح کی جنگی بربریت اسرائیل نے یہاں مچائی ہے اور دنیا کے ممالک اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانیت بالکل اندھی ہو گئی ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، اور یہ جو نسل کشی کا سلسلہ ہے، جینوسائیڈ کا، وہ چلتا جا رہا ہے. چن چن کر اسرائیل خاندان کے خاندان تباہ کر رہی ہے. اپنی گولیوں کا نشانہ تو کبھی اپنی میزائل کا، کبھی بموں کا نشانہ بنا رہی ہے. ایسی حالات میں لگتا ہے کہ ایک سیاہ دور ہے، امید کی کرن کم ہی نظر آ رہی ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ عرب ممالک متحد ہو کر سفارت کاری اور تجارت کے تقاضوں سے آگے بڑھ کر جلتے ہوئے، جھلستے ہوئے، سکسکتے ہوئے غزہ کو بچانے کے لیے آگے آتے. امریکہ جو خود کو ساری دنیا کا بہت بڑا طاقتور ملک کہتا ہے، انسانیت کے بارے میں اگر خیال آیا ہوتا تو غزہ میں بسنے والے مکینوں کو ڈسپلیس کر کے دوسری جگہ ریہیبلیٹ کرنے کی باتیں نہ ہوتی. انسانی تاریخ میں جو غزہ کے حالات ہیں، جہاں لوگ ہتھیاروں سے پریشان تھے، اب وہ بھوک سے لاچار ہیں، پیاس سے لاچار ہیں. آج رسد پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے. علاج کے لیے نہ دوائیاں ہیں، زخمی لوگوں کے لیے ان کی خبر گیری کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی قلت ہے، اسپتال جڑے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں بس ان کا محافظ پورے عالم کا خالق مالک ہی ہے.